नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने अभी यहाँ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बुक को पढ़ना स्टार्ट किया है। और इस बुक के अंतर्गत हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहले चैप्टर में हमने बात करी थी विविधता के बारे में, उसके बाद विविधता एवं भेदभाव के बारे में, फिर सरकार क्या है, और कल को हमने पढ़ा था कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, जिसके अंतर्गत हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। तो आज आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में, यानी कि गांव का जो प्रशासन होता है उसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। कल तो हमने देखा था कि पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस होते हैं, उनके क्या काम होते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि गाँव का जो प्रशासन होता है वो किस तरह से चलता है, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सबकी व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि वैसे भी आपने पढ़ाई ही है कि जो हमारा भारत है वो गांव का देश है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं। और फिर क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि गांव में क्या है, उनकी जो पानी है, जो बिजली की, सड़क की व्यवस्था, ऐसे ही बहुत सारे काम होते हैं जिनको पूरा करना, उन नीड्स को फुलफिल करना कोई बहुत आसान काम नहीं होता है। और साथ ही क्या करना पड़ता है कि जो ज़मीन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको देख के रखना, उसको संभाल के रखना, उसका रखरखाव करना पड़ता है। कोई भी विवाद हो जाता है तो उसको निपटाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब की व्यवस्था के लिए, ये सब मैनेज करने के लिए क्या होता है, गांव का एक प्रशासनिक ढांचा होता है। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो इन सब कामों को संभालता है, देखता है। और जो ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम जो 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके क्या काम होता है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोटो में कि 2 लोग आपको दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपस में बहस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है गांव में झगड़ा। गांव में झगड़ा देखो, यहाँ बताया गया है कि मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। मतलब कि एक किसान है जिसका नाम है मोहन, तो उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है जिस पे वो खेती करता है और बहुत सालों से वो उस ज़मीन पे खेती कर रहा है। ठीक है, और उसी के खेत से लगा हुआ किसका खेत है, उसी के खेत से अटैच किसका खेत है, रघु का खेत है। तो यानी कि एक मोहन का खेत हो गया तो एक रघु का खेत है। ठीक है, और दोनों के खेत जो है जो आपस में अलग कैसे होते हैं, वो छोटी सी मेड़ से, मेड़ मतलब जैसे आप कह सकते हैं एक छोटी सी डोल जैसे बना देते हैं मिट्टी की ना, तो ऐसे वो एक दूसरे से अलग हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। तो एक दिन क्या होता है कि मोहन जब सुबह अपने खेत पे जाता है तो वो ये देखता है कि जो दूसरा किसान है रघु, उसने क्या किया कि जो वो मेड़ बनी हुई थी दोनों के खेत के बीच में, तो उसने क्या किया, मेड़ को थोड़ा खिसका करके उसका थोड़ा सा हिस्सा ले लिया है। तो ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। किसने किया, ये रघु ने क्या किया कि वो आया और उसने क्या किया कि जो जिससे वो डिवाइड था दोनों के बीच का खेत जो था मेड़ से, उसको क्या किया, उसने थोड़ा सा पीछे खिसका दिया, यानी कि मोहन के खेत की तरफ और खिसका दिया। और इससे क्या किया, उसकी ज़मीन को भी अपनी ज़मीन में मिला करके अपने खेत का हिस्सा बढ़ा दिया। ठीक है, अब मोहन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो थोड़ा सा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। हमने कल पढ़ा था ना पंच के बारे में, सरपंच के बारे में पढ़ा था हमने, है ना। तो क्या था कि भाई उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि भाई ये तो मेरी ज़मीन है और इसने अपने में कर ली शामिल, लेकिन वो थोड़ा सा विरोध करने में भी थोड़ा डर रहा था। क्यों, क्योंकि रघु की फैमिली वालों के पास बहुत ज़मीन थी और साथ ही जो उसके ताऊ जी थे वो क्या थे, गाँव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने क्या किया, मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहा सुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था और थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। तो रघु तो मानने को तैयार ही नहीं था कि नहीं भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और लेकिन मोहन को पता था कि भाई उसके खेत की तरफ क्या किया गया है, थोड़ा सा उसके खेत का हिस्सा रघु ने मिला लिया है। अब वो मानने को तैयार नहीं था, तो ऐसे में क्या हुआ, दोनों के बीच कहासुनी हो गई और थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो जाता है। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। आपने देखा ही होगा कि जैसे कोई गरीब होता है, जो पावरफुल व्यक्ति होगा ना, तो वो क्या करता है, उस पर चिल्लाने लग जाता है, उसको कमज़ोर दिखाता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, रघु ने अपने मजदूर को बुला लिया और दोनों
मिल करके उस मोहन पे चिल्लाने लग गए। फिर उन्होंने मोहन को मारना भी शुरू कर दिया। तो हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। जब देखा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है इतनी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। तो आसपास के लोग हल्ला सुन करके, आवाज़ सुन करके बाहर भी आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर, हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, उसने सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर के रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। यानी कि जब उसको इतना मारा तो आसपास के लोगों ने उसको बचाया, उसके पट्टी करी, उसके मरहम पे मतलब कि उसको दवाई लगाई, ठीक है। फिर जो मोहन का एक दोस्त था जो कि डाकघर में यानी कि पोस्ट ऑफिस में काम करता था, तो उसने उसको एक सजेस्ट किया कि तुम जा करके ये कंप्लेन लिखवाओ, जा करके जो स्थानीय पुलिस थाना है वहाँ पर जा करके रिपोर्ट लिखवाओ। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कई बार होता है ना कि आप देखते हो कि आप कई बार आपको कोई केस हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, है ना। तो क्या होता है, पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो लोग यही सोचते हैं कि हम इतना पैसा क्या ही वेस्ट करें, छोड़ो छोड़ो, जो हो गया तो हो गया। लेकिन मोहन ऐसा नहीं करता। मोहन को एडवाइस देते हैं कुछ लोग कि अरे तुम कहाँ पुलिस जाओगे, वहाँ पुलिस स्टेशन जाओगे, रिपोर्ट लिखवाओगे, चक्कर लगाओगे पुलिस थाने के, पैसे ही बर्बाद होता है, कुछ नहीं होता। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुँच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने ये घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर के पुलिस थाने जाएगा। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि जिनके सामने, जिन्होंने देखा है कि हाँ मोहन को मार रहे थे वो लोग, तो वो गाँव के लोग उसके साथ जाएंगे और पुलिस थाने में करके रिपोर्ट लिखवाएंगे, ठीक है। तो यानी कि अभी आपने देखा इसमें कि दो खेत थे जो आपस में लगे हुए थे, और वो केवल किससे अलग थे, एक छोटी सी मेड़ से अलग थे। लेकिन मोहन के खेत को क्या करता है रघु, और अपने क्षेत्र में मिला लेता है और मानने को तैयार नहीं होता है कि उसने ये ऐसा काम किया है, और ऊपर से वो मोहन को मारते भी हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फिर वो जाते हैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए, पुलिस स्टेशन पे। फिर थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। अब जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक पड़ोसी ने उससे पूछा, तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा और पैसा खर्च करते हैं, तो जो शहर का बड़ा थाना है वहाँ चल लेते हैं। तो मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गाँव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। तो देखिए इससे क्या समझ में आया कि जब भी आपका कोई प्रॉब्लम होता है, ऐसे कोई विवाद होता है, तो ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी दूर चले जा रहे हो पुलिस स्टेशन, कि जो बहुत बड़ा सा दिख रहा है आपको वहाँ चले जाओगे, नहीं। जो आपके गांव के क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसी पुलिस स्टेशन पे जाकर के आप रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, क्योंकि वो आपके स्थानीय क्षेत्र का इलाका है, उसके अंडर में वो एरिया आता है पुलिस स्टेशन के, ठीक है ना। तो तभी आपने कभी मूवीज़ में भी देखा होगा, वो बोलते हैं ना कि ये मेरे अंडर का केस है, ये तुम्हारे यहाँ का नहीं है, ये मेरे अंडर में आता है, ये क्षेत्र तो मेरे अंडर में आएगा, ये केस सुना होगा ना। तो वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पुलिस स्टेशन भी होते हैं तो उनको भी कुछ क्षेत्र बांटे जाते हैं कि इतने क्षेत्र का आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ भी लड़ाई झगड़ा विवाद होता है तो उन केसेस को आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको रिपोर्ट लिखवानी है, तो आप अपने स्थानीय पुलिस थाने पे जाते हैं जो उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर आगे है कि हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उसी क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की जो भी रिपोर्ट उनको लिखवानी होती है वो उसी थाने में लिखवा सकते हैं। वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे, ठीक है। अभी मैंने जो आपको समझाया वही बताया गया है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी। तो ऑब्वियसली जो मेरे घर के पास में या मेरे जो स्थानीय क्षेत्र का जो पुलिस थाना होगा मैं वहीं पे जाकर के रिपोर्ट लिखवाऊंगी। मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था, जमीन को लेकर के विवाद हुआ था, ठीक है। मोहन को रघु से झगड़ा करने में क्यों डर लग रहा था, क्योंकि रघु के पास काफ़ी ज़मीन थी, वो पैसे वाला था और उसके जो ताऊजी थे वो सरपंच थे, तो उसको डर था कि वो उसका विरोध नहीं कर पाएगा। फिर कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए, तो वही लोगों को ये लगा होगा कि एक तो रिपोर्ट लिखवाएंगे तो कुछ होगा नहीं, और ऊपर से वो लोग अमीर हैं रघु, और तो उन्हीं के हाथ में केस जाएगा। थोड़ा सा लोग पहले डर जाते हैं ना कि हाँ वो तो अमीर है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, तो वो तो पैसा खिला देंगे, और हम तो गरीब है, हमारे पास इतना नहीं है, तो क्या होगा, वही लोग जीत जाएंगे। तो इस डर से भी क्या होता है, लोग आगे केस नहीं करते हैं, और लोगों को डर भी रहता है ना कई बार
कि हाँ वो बड़े लोग हैं तो हमारे साथ कुछ अत्याचार करेंगे या कुछ है, और फालतू के हमारे इतने पैसे वेस्ट होंगे, होगा कुछ नहीं, तो लोग पहले ही हार मान लेते हैं, है ना। तो इसलिए लोगों के मन में ये विचार थे, तो लोगों ने उसको यही तर्क दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यहाँ पे बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़े बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। कुछ कुछ होते हैं ना हमारी पुलिस वाले, कुछ सबको नहीं बोल रही, कुछ होते हैं जो सोचते हैं कि अरे क्या इनका लिखनी है रिपोर्ट छोटे छोटे से मामलों में, तो उसको वो मना कर देते हैं बेरुखी से कि भाई छोटी छोटी शिकायत की जांच पड़ताल का हमारे पास टाइम नहीं है। बल्कि मोहन उसको अपने घाव भी दिखाता है, अपनी चोट भी दिखाता है, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं दर्ज कर रहे होंगे? क्योंकि रघु और तो काफ़ी पैसे वाले थे, अमीर थे, है ना, और ताऊ जी उनके सरपंच थे, तो बड़ी पोस्ट पे थे भैया, तो फिर कहाँ लिखते वो लोग रिपोर्ट, है ना। उनको यही रहता ना एक प्रेशर कि अरे उनके खिलाफ हम कैसे रिपोर्ट लिख दें, राइट। तो कई बार वो लोग ये भी सोचते कि अरे यार वो लोग अमीर हैं, इन लोगों की क्या बात सुनना है, तो इस डर से भी शायद वो लोग उसकी शिकायत को दर्ज नहीं कर रहे थे। अब मोहन बाहर आ जाता है और अपने पड़ोसियों को बुला करके अंदर लेके आता है। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे ना बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंत में थानेदार राजी हो जाता है और उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जाँच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, तो मतलब जब उसको फोर्स किया गया तब वो रेडी हुआ कि ठीक है अब तुम अपनी रिपोर्ट दे दो लिख के। अब वो क्या करेगा, किसी एक हवलदार को क्या करेगा वहाँ पे भेजेगा देखने के लिए, जांच पड़ताल के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं राजस्व विभाग का काम। अब आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? ठीक है, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं था कि उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं था कि वो शांतिपूर्वक अपने इस मामले को सुलझा देते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे अब पता चल जाए कि गाँव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि ये कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता या कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जिसे देख के पता चल जाए कि भाई गांव में किसके पास कितनी ज़मीन है? ऐसा तो नहीं, तो क्या होगा, कोई भी किसी के खेत को अपने अंडर में ले सकता है और बोल सकता है कि मेरा है। अगर ऐसे रिकॉर्ड नहीं होंगे, दस्तावेज नहीं होंगे, तो ऐसे तो कोई भी गलत काम कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन अब आपको आगे बताया जा रहा है कि चलिए पता करते हैं कि ये कैसे किया जाता है। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। देखो यहाँ पे जो दिया गया ना, ये बिल्कुल ध्यान रखना। आपने पटवारी बहुत सुना होगा, पटवारी की पोस्ट निकलती हैं, उसके लिए बहुत लोग फॉर्म भरते हैं। पटवारी क्या होता है? पटवारी क्या करता है? ज़मीन को नापने का काम, गांव की जो ज़मीन होती है उसको नापने का काम करता है, उसका रिकॉर्ड रखने का काम करता है, ये उसका मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, यानी कि जो पटवारी है ना, तो इसको अलग अलग जो स्टेट्स है उसमें अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे इनको पटवारी कहते हैं, कहीं पे इनको लेखपाल कहते हैं, कहीं पे कर्मचारी कहते हैं, तो कहीं पे ग्रामीण अधिकारी कहते हैं, तो कहीं पे इनको कानून को कहते हैं। तो ये नाम पढ़ लीजिएगा कि कई बार आपके ये आता ना लेखपाल आ जाता है कि लिखा हुआ, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। पटवारी लेखपाल एक ही है, बस उनके अलग अलग नाम हैं अलग अलग स्टेट्स पे। ठीक है, तो पटवारी का काम क्या हुआ? ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, इसका मुख्य काम होता है। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे जो ज़मीन का पूरा रखता है, पूरा ब्यौरा रखता है कि किसकी कितनी ज़मीन है, लेखा जोखा रखता है, तो उस कर्मचारी को पटवारी का नाम दिया गया है। यहाँ पे प्रत्येक पटवारी कुछ गाँवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। मतलब यहाँ बोला गया है कि जो ये आपको ये नेक्स्ट पेज पे ये आपको पूरा दिखा रखा है, ये पूरा विवरण दिया गया है, इसको अभी हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम पहले आगे का देखते हैं। ठीक है, यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे ये जो पूरा दिखा रखा है ना आपको, ये पूरा पेपर पे, तो यहाँ पे ये पूरा डॉक्यूमेंट दिखा रखा है। ठीक है, तो चलो पहले जरा यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं इस पैराग्राफ को, तब हम उसको देखते हैं। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, खेत को मापने के लिए कई बार वो लंबी और लोहे की जंजीर का यूज़ करते हैं और इसे जरीब कहते हैं। ठीक है, तो ये जरीब आपका आ सकता है कि क्या, इसे क्या कहा जाता है, या फिर जरीब
क्या है, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था। यहाँ बताया गया है कि जो भी आपने ऊपर स्टोरी पढ़ी ना कि उनके बीच विवाद हो जाता है, तो यहाँ पे पटवारी क्या कर सकता था, वो मोहन और रघु के खेतों को नाप करके यह देख सकता था कि वह गाँव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं खाता है। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता है कि मेड़ किसका कर खेत की सीमा बदली गई है। ठीक है, तो उससे पता चल जाता कि क्या सच में जो वो मेड़ बनाई थी बीच में उसको खिसका करके खेत की सीमा बदल दी गई है या नहीं। ठीक है, पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। ये क्या काम करते हैं, यानी कि किसानों से जो भूमि कर होता है, जो टैक्स होता है, उसको भी कलेक्ट करते हैं और सरकार को अपने क्षेत्र में जो उगने वाली फसलें होती हैं उसके बारे में भी जानकारी देते हैं, और ये काम वो अपने रिकॉर्ड्स के आधार पर करता है। इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। दुरुस्त का मतलब क्या हुआ कि उसमें नई नई चीज़ें ऐड करता रहे, क्योंकि क्या होता है हर साल जो किसान होते हैं कुछ ना कुछ बदलाव कर देते हैं, फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, तो इसलिए उसको अपने डेटा को हमेशा दोबारा चेक करते रहना चाहिए, उसको दुरुस्त करते रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए कि आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांव के लिए ज़मीन का अभिलेख रखता है, गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। तो ये आपका काम है, आपको पता करना है कि आपके क्षेत्र का जो पटवारी है उसके अंडर में कितने गाँव आते हैं, कितने गाँव का वो अभिलेख रखता है, पूरा डॉक्यूमेंट्स रखता है, और जो गाँव के जो लोग होते हैं वो पटवारी से कैसे कॉन्टैक्ट में आते हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है। ठीक है, इसके बारे में चलिए अब यहाँ पर ये देखते हैं। अब इसको खसरा भी कई बार बोला जाता है। ठीक है, तो खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पूरा आपको ये दे रखा है, एक डॉक्यूमेंट का पेज देखा रखा है, और आपको उसको देख के थोड़ा समझ जाएंगे कि किस तरह से लेखा जोखा किया जाता है। जैसे कि नंबर 1 है, यहाँ पे दिखाया गया है कि कितना एरिया है, 0.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है वो एक खेत का है। ठीक है ना, ये और उसका मालिक कौन है, उनके पिता या पति का नाम और पता एड्रेस दे रखा है। तो जैसे कि ये मोहन का है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है मोहन है, तो ये मोहन की ज़मीन है, उनके पिता का नाम है वल्द राजा राम और गांव अमरापुर, ज़मीन का मालिक। ठीक है, तो यहाँ पे उसको दे रखा है कि कौन इस ज़मीन का मालिक है, उसको दे रखा है। यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा। देखो बटाई, यहाँ पे जो ये वर्ड आया ना बटाई, इसका मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे जिसके पास ज़मीन होती है वो खुद नहीं कर रहा है, जैसे मान लो उसके पास समय नहीं है या वो खुद नहीं कर रहा है उस पर खेती, लेकिन वो अपना खेत किसी और को दे देता है कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें कुछ उगाना है तो तुम उगा सकते हो, लेकिन उसके बदले में क्या होगा कि तुम मुझे कुछ प्रतिशत अनाज दोगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बटाई। ठीक है, यानी कि अपना खेत किसी और को देना, कुछ भी उगाने के लिए देना, और जो उसे फसल प्राप्त होती है उसका कुछ हिस्सा अपने में ले लेते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है बटाई का मतलब। अब अगर यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपने अपना खेत किसी को बटाई पर दिया है तो उसका नाम आना चाहिए दूसरे किसान का और कितना हिस्सा दिया है, लेकिन यहाँ पे उसने नहीं दे रखा था तो यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, इस साल जोती गई जमीन, फसल, क्षेत्र, अन्य फसलें, कौन सी फसल उगाई गई थी, सोयाबीन, कितने क्षेत्रफल पे, जितना उसका खेत का क्षेत्रफल है, अन्य फसलें कुछ भी नहीं है तो खाली है। ठीक है, आगे आता है सेकंड नंबर पे आता है 3 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रघु का, वही रघु अभी जो ऊपर हम बात कर रहे थे ना कहानी में, उन्हीं का खेत की बात हो रही है यहाँ पे। तो वल्द रतन लाल उनके पिता का नाम है, गांव अमरापुर, जमीन का मालिक है वो। ठीक है, क्या उसने बटाई पर दिए, नहीं, उसने भी अपने खेत बटाई पर नहीं दिया है। और उसने कौन सी फसल बोई है, गेहूं, कितने क्षेत्रफल पर करी है उसने, 2.75 हेक्टेयर पे उसने क्या किया है, गेहूं उगाया है, और अन्य फसलों में 1.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल पे उसने अन्य फसलें उगाई हैं। ठीक है, पड़ती ज़मीन क्या है, 0.25, और कुआं यहाँ पे देखोगे अभी इस डायग्राम को देखेंगे हम। ठीक है, तब इससे देखना आप, तो यहाँ पे कुआं भी दिखा रखा है कि हाँ वहाँ पे क्या है, कुआं भी है और चालू है, मतलब कि हाँ ये काम अभी खेती यूज़ में है, इसको यूज़ किया जाता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है कि 6 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसका है ये, इसका ज़मीन का मालिक कौन है, मध्य प्रदेश सरकारी घास का मैदान, मतलब कि वहाँ पे क्या है, सरकारी घास का मैदान है। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इन्होंने भी अपनी खेती किसी को बटाई पर नहीं दी और कुछ भी नहीं उगाया है। और यहाँ पे आपको कुआं दिखेगा और चारागाह भी दिखने को मिलता है। आप इसको देखो, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे किसका था, मोहन का, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर ये किसका है, मोहन का, तो ये मोहन का खेत है। और इसी से लगा हुआ किसका खेत है, सेकंड नंबर पे रघु का।
ठीक है। और थर्ड नंबर पे क्या दिया था, ये सरकारी, यहाँ पे हम लिख देते हैं गवर्नमेंट का ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो रघु का खेत है उसमें एक कुआं भी दिख रहा है, आपको यहाँ चिन्ह दे रहा है, ठीक है। तो ये जो चिन्ह होते हैं ना, ये जो सिंबल्स होते हैं, इनसे देख के आप पहचान जाते हैं, कॉन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं इनको। तो इससे पता चल जाता है आपको कि इस पिक्चर के थ्रू क्या दिखाया गया है, कुआं दिखाया गया है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी ये होगा उसका मतलब होगा कुआं। जैसे यहाँ पे देखो ये पेड़ का निशान है, तो यहाँ पे ये बना रखा है, जैसे समझ जाएंगे आप पेड़ है। यहाँ पे देखो ऐसे घास ही बना रखी है, तो जहाँ पे भी ये होगा, जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, जैसे समझ जाओगे आपकी यहाँ पे क्या ग्रास लैंड है, यानी कि चरागाह है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इस जो सेकंड वाला है उसमें भी कुआं है और थर्ड वाले में भी कुआं देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे पेड़ भी है और यहाँ पे चरागाह भी है, ठीक है। अब आपसे ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है। तो मोहन के खेत के दक्षिण में, दक्षिण मतलब नीचे, साउथ की तरफ किसका, कौन सा नंबर है, 2, और 2 नंबर पर किसकी बताई थी यहाँ पे, रघुराम की। तो ये रघु का खेत है, ठीक है। और फिर क्या बोला है कि रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा पर निशान लगाए। तो दोनों की सीमा कहाँ पे, यहाँ पे, दोनों की खेत की सीमा के बीच में निशान लग गया, ठीक है। खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो जो ये 3 है ये किसकी है, गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पे किसी का भी निजी स्वामित्व नहीं है, मतलब सरकार के अंडर में। तो यहाँ पे कोई भी गाँव के कोई भी अपने पशु को चराने के लिए लेके आ सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं, आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको गाँव के सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी पक्षपात के, ठीक है। लेकिन इस पर किसी का भी अपना पर्सनल किसी का इस पर राइट नहीं होता है, इसका गवर्नमेंट में होता है। फिर आता है खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। तो 2 और 3 से हमें जानकारी क्या मिलती है, 2 और 3 पूछे तो इन दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो खेत है सेकंड नंबर का, तो ये 3 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, और जो 3 वाला है वो 6 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका जो मालिक है रघुराम है और ये सरकारी है, ठीक है। दोनों ने ही अपनी खेत किसी को बटाई पर नहीं दिया है, और इन्होंने गेहूं उगाया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वही नॉर्मली जो खेत में और जैसे घास वगैरह लगी है वही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसमें कुआँ है, और इसमें कुआँ भी है, चरागाह भी है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ भी देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें से जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है, कुछ फ़ीस देनी पड़ती है, किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार। नकल मतलब होता है कॉपी, यानी कि जो उनका डॉक्यूमेंट होता है, जब उनको नीड होती है तो वो उसकी कॉपी ले सकते हैं। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते, लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डाल करके पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि जो ज़मीन की फ़रद आप तो सुना होगा, है ना, या फ़रद होता है, नक्शा होता है गांव का, या फिर जो पूरा रिकॉर्ड होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं गवर्नमेंट ऑफिस में सेफ़ होती है, और कभी भी जब किसान को चाहिए होता है तो उसकी कॉपी को वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी। नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और मामलों को पहचानिए जिनमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं, और यह भी बताइए कि वे किस लिए ज़रूरी हैं। यानी कि आपको ये स्टेटमेंट कुछ दी गई हैं जिनको पढ़ना है और आपको बताना है कि कहाँ पे उनको ज़मीन की जो फ़रद होती है, ये रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ सकती है। तो जैसे पहला आता है कि एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो उसको आवश्यकता पड़ेगी उस रिकॉर्ड की। क्यों? क्योंकि ऐसे तो वो किसी और का खेत भी तो बेच सकता है ना। तो इसीलिए जब उसका पूरा रिकॉर्ड होगा तो इससे पता चल जाएगा कि कितना क्षेत्रफल में उसका खेत है और कितना हिस्सा वो बेच रहा है, कौन सा वाला है, कितना आता है उसके अंडर में, तो वहाँ पर उसको आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा है कि एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, तो यहाँ पे आपको ज़मीन के फ़र्द की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उस रिकॉर्ड की, क्योंकि आप फसल को बो रहे हो, ठीक है। इसका ज़मीन नहीं बल्कि फसल से ताल्लुक़ है, तो फसल तो आप बेच सकते हो ना, उसमें आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आता है एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, तो इसके लिए कई बार मांग भी सकते हैं कि भाई आप अपनी ही ज़मीन में करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो, कितने क्षेत्रफल है आपका और उसमें आप कहाँ पे कर रहे हो। तो यहाँ पे पढ़ भी सकती है और नहीं भी पढ़ सकती है, तो मैं भी ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, पर हाँ हो सकता है। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, तो खाद खरीदना है, उसको अपने खेत में डालनी है, दवाई की तरह डालनी है, तो उसके लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे व बेटियों में बांटना चाहता है, तो हाँ बिल्कुल पढ़ सकती है, क्योंकि उसी के हिसाब से तो उसको पता चलेगा ना कि उसका क्षेत्रफल कितना है और कितना हिस्सा वो बांट रहा है अपने बेटे में और बेटियों में, ठीक है। तो यहाँ पे उसको नीड होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया गया है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे थे, इसके बाद हमने वो पढ़ने लग गए, तो हम यहाँ पे ये पढ़ रहे थे कि ज़रूरी है किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं, या
कोई कहीं कुआं खोद लेता है। यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि जो हमारा पटवारी होता है तो उसको जो पूरे डेटा होते हैं उसको बार बार उसको रिचेक करते रहना चाहिए, जाके देखते रहना चाहिए। ठीक है, इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। यहाँ पे सभी स्टेट्स को देखा है ना, स्टेट्स किस में बटे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे कि ये आपका स्टेट है, ये आपका स्टेट है। स्टेट के अंदर आते हैं डिस्ट्रिक्ट, यानी कि राज्य के अंतर्गत आपके आते हैं फिर जिले, और जिले को भी क्या कर दिया गया है, यहाँ पे छोटे छोटे तहसीलों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, कहीं कहीं पे उसको तहसील बोलते हैं तो कहीं पे तालुका इत्यादि जैसे नाम बोलते हैं। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे होता है तहसीलदार। सबसे ऊपर कौन होगा, जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, उनके नीचे कौन होते हैं, तहसीलदार। ठीक है, और तहसीलदार होते हैं और उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। इनके नीचे कौन होता है, पटवारी। तो ये क्या करते हैं, ये पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। कौन, तहसीलदार वगैरह जो होते हैं वो देखते हैं कि जो पटवारी है वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से रिकॉर्ड रखे हैं कि नहीं रखे हैं। ठीक है, तो और जो भी अलग तरीके का जो राजस्व इकट्ठा होता है, यानी कि अलग अलग तरह के जो टैक्स होते हैं, तो वो सही से प्रॉपरली ले रहे हैं, मैनेजमेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो काम देखता कौन है, तहसीलदार। वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, यानी कि जो कॉपी उनको चाहिए होती है वो भी ईजिली अवेलेबल हो जाए फार्मर्स को, वो भी देखते हैं। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। आपने देखा होगा कई बार आप लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है और आय प्रमाण पत्र कई बार लगता है, आपके पापा का लगता है, साथ में आप लोग स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगता है। तो ऐसे आपको जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, तहसील जाके बनवाते हैं। तहसीलदार फिर उस पर साइन करते हैं। आप लोग देखिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स में तो वो साइन करके रखते हैं ना। तो ये सारे काम भी कौन करते हैं, तहसीलदार करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवादों के मामले भी सुने जाते हैं। तो अभी आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो पटवारी होता है तो वो क्या करता है, जितने भी दस्तावेज होते हैं भूमि के वो इकट्ठा करता है, टैक्स को कलेक्ट करना उसका काम होता है। भूमि के जो भी दस्तावेज होते हैं उसको रख रखाव करना। ठीक है, और जो हमारे तहसीलदार होते हैं वो क्या करते हैं, वो पटवारी के काम को देखते हैं कि भाई वो सही से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, सब चीज़ को मैनेजमेंट सही से किया है कि नहीं किया है। और जो ये प्रमाण पत्र होते हैं, ये सर्टिफिकेट्स को उपलब्ध करवाना भी तहसीलदार का काम होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एक नया कानून के बारे में। तो ये आया था आपका हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत। ठीक है, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी भी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदल गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा, क्योंकि आपने देखा है ना कि आपने देखा है कि प्रॉपर्टी में क्या होता है, सिर्फ लड़कों को हिस्सा मिलता है, कि पिता के बाद उनके बेटों को, बेटों के बाद उनके बच्चों में भी जो लड़के होते हैं उनको मिलता है। बेटियों को कुछ नहीं मिलता, माओ को कुछ नहीं मिलता, वो खाली क्या करती हैं, वहाँ काम करती रहती हैं और उनको कुछ भी नहीं हिस्सा मिलता। तो ये नया कानून आया कि बेटे और बेटियाँ और साथ ही माँ को भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, और ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी, एक लड़की है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि एक फैमिली है, एक फार्मर की फैमिली है जिसमें सुधा एक लड़की है जो सबसे बड़ी है। वह शादीशुदा है और वो पास के गाँव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। उसने क्या कहा, उसकी मां ने, कि भाई उसके पिता की मृत्यु हो गई तो वो अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए आती रहती है खेत में काम करवाने के लिए। तो उसकी माँ ने कहा पटवारी से कि भाई ज़मीन पर अब जो उसके बेटे का नाम दिया गया है तो बेटे के साथ साथ उसका नाम यानी कि उसकी माँ का नाम भी होना चाहिए और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आना चाहिए। तो सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ
छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेत का काम संभालती हैं। और सुधा भी क्या है कि इस निश्चिंता से में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। तो मतलब ये स्टोरी ये बताई गई है कि जब उसमें वो काम लड़की भी करवा रही है उसमें, तो उसका भी तो राइट बनता है, राइट। तो उसने भी यहाँ पे जो सुधा है, सुधा को भी क्या है एक छोटा हिस्सा मिल गया खेत का, ताकि कभी भी उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकती है, काम चला सकती है। यहाँ पे एक छोटी सी पोयम दी गई है और ये लगता है किसी बच्चे ने शायद ये डायग्राम बनाया है और लिखा है, आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन नॉट डाउरी, यानी कि मुझे अपना स्थान चाहिए, मुझे दहेज नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे पोयम है, विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, ठीक है, विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या, बता दिया गया है मुझे, पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसमें बोली गई है कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, जो मेरा राइट है, जैसे मेरे भाई को है तो ऐसे ही मुझे भी वो इक्वल राइट मिलना चाहिए, मुझे भी इक्वल उसमें मेरा अपना खुद का भी एक घर होना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेटे को तो मिल गया और बेटियों को नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अन्य सार्वजनिक सेवाएं, एक सर्वेक्षण है यहाँ पे आपको दिया गया, इसको पढ़ते हैं। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का, ठीक है। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे कि पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने ये भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों के द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। आपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाई है, जैसे कि दुग्ध उत्पादक समिति आपने देखी होगी अपने गाँव में, ये सब होती हैं समितियाँ, राशन की दुकान होती है, बैंक होता है, पुलिस थाना होता है, बीज और खाद के लिए कृषक समिति होती है, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। तो ये क्या है, ये एक पब्लिक सर्विस है जिसमें जो सबके लिए होती है, ये गवर्नमेंट के द्वारा सबके लिए देखा होगा आपने, ये सबके लिए प्रोवाइड करी जाती है। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए। अब आपको काम दिया गया है कि अब आपको ऐसी ही किसी 3 सार्वजनिक सेवाओं की जानकारी कलेक्ट करनी है, अपनी टीचर के साथ उस पर डिस्कस करना है और यहाँ पे कार्यप्रणाली कैसे होती है, क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, तो वो आपको करना है। और आपको एक उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे आपको ये काम करना है। अब यहाँ पे देखो फ़ोन को टर्न कर देना है, क्योंकि ये बुक में ही इसमें साइड में दे रखा है। तो इसमें दिया गया है सार्वजनिक सभा, जैसे आपको एग्जाम्पल की तरह बताया गया है कि आप कैसे सर्वे कर सकते हैं। जैसे कि एक राशन की दुकान है, वहाँ पे सर्वे किया गया, तो आपने उनके काम के बारे में क्या देखा, यहाँ पे लिखना है आपको कि आप जब वहाँ पे गए तो आपने क्या देखा कि ये दुकान खुली हुई थी, 3 लोग आए, उनके पास पीले रंग के कार्ड थे, सबने चावल और चीनी खरीदी, मिट्टी का तेल मिलाया नहीं। फिर नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, तो ये 2 गाँव के लिए, यानी कि जो वो राशन की दुकान है तो वो 2 गाँव के लोगों को राशन प्रोवाइड करती है। फिर इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको राशन कार्ड की ज़रूरत है। यह तहसील के दफ्तर में बनाया जाता है, यानी कि जब आप राशन कार्ड लेके जाते हैं उसमें आपकी फ़ोटो होती है और ये तहसील के दफ्तर में बनाया जाता है, ठीक है। उसको लेके आप जाते हैं तो उससे पता चलता है कि हाँ आपको इतना किलो आपने राशन ले लिया है, कितना मिला है आपको राशन, तो पूरा उसमें रिकॉर्ड भी होता रहता है। और ये सब जो यहाँ सब प्रदान करते हैं उनकी समस्याएँ, तो समस्या क्या है कि मिट्टी के तेल की आपूर्ति पूरी नहीं है, इसी वजह से क्या है वहाँ पर मिट्टी का तेल नहीं मिला। लोगों की समस्या क्या है कि चावल बड़ा ख़राब आता है। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू आपको बच्चों बताया गया है कि आपको ये कैसे सर्वे करना है, आपको देखना है कि रियल में वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से। तो वहाँ पे एक सर्वे करके बताया गया कि वहाँ पे चावल जो है बहुत ही ख़राब आता है, मिट्टी का तेल तो कभी मिलता ही नहीं है। तो क्या सुधार किए जा सकते हैं कि भाई वहाँ पे अच्छा चावल आना चाहिए, मिट्टी का तेल सबको मिलना चाहिए और राशन की दुकान रोज़ खुलनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आपको सर्वे करके बताया गया है। तो ऐसे ही आपको किसी स्वास्थ्य केंद्र पे जो दुग्ध उत्पादक समिति है उस पर ये सर्वे करना है और आपको ये करना है कंप्लीट, ठीक है। तो अच्छा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इन क्वेश्चंस को अपने आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।